एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों सेक्शन में मैं फेल था, और न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री उन दोनों भी सेक्शन में मैं फेल था। तो वो पार्टी दे रहा है गाँव में, और मैं जो हूँ मेरे फेल्योर का मातम मना रहा हूँ। अपनी मंजिल के लिए प्यार होना जरूरी है, क्योंकि प्यार जब आपकी आप अपने गोल से अगर प्यार करेंगे तो उस चीज़ के लिए आप में ऑनेस्टी आएगी फ्रेंड्स, और ऑनेस्टी जब आएगी तो उस चीज़ को बहुत आप शिद्दत से करेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है या उससे ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, और आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि सर इंटेलिजेंस ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हार्ड वर्क है वो इंटेलिजेंस ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैसे एक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में चार पेपर बैक होने के बाद में एक ऐसा स्टूडेंट जो आगे जाके फोर्थ ईयर पास आउट करके नर्सिंग की ही एक कंपटीशन एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक पहले लेके आता है। तो इस सवाल का जवाब तो आपको यहाँ से मिल गया होगा कि इंटेलिजेंस ही तो उस स्टूडेंट में होगी नहीं, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ही होती तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पेपर बैक रहता नहीं। तो यहाँ पे सवाल ऐसा बन सकता है कि सर वो जो स्टूडेंट था उसने शायद आगे जाके मेहनत की होगी। नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये जो कहानी आपने थंबनेल जो देखा होगा वीडियो में, वो वही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो जो स्टूडेंट है वो मैं खुद हूँ। मेरा नाम आर एन सुरेश कुमार है, और फिलहाल मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर में पोस्टेड हूँ। तो ये जो कहानी है ये मेरी खुद की कहानी है, और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मेरा 2017 का है। शुरू में 2016 लास्ट और 17 में मेरी बीएससी नर्सिंग शुरू हुई थी। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में मेरा पेपर फेल हो गया था, और पेपर मेरे 4 बैक रहे थे, और कॉन्जिक्यूटिव पेपर की बात करें तो 2 पेपर बैक थे। तो और ये फेल होने का कारण ये था दोस्तों कि पढ़ाई नहीं करता था मैं शुरू में, कि दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ा लेते थे, या क्लास में पढ़ाई वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देके दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। और इस प्रकार जैसे ही एग्ज़ाम दी और उसके बाद में रिजल्ट आया और पता चला कि आप फेल हो चुके हैं। और इस फेल होने का सदमा इस तरीके से था कि पहली बात तो नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, समझदारी नहीं थी कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। और उसके बाद में काफ़ी नाम जुड़े, घर वालों को पता चला, कॉलेज से फ़ोन गया घर पे, और साथ वालों ने भी ऐसे एक अलग ही नज़रअंदाज करने लगे, अलग नज़रिए से देखने लगे। तो मन में बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार फेल हो गए अपन। और फेल तो हुए जो हुए, आप सभी को पता है कि हम फेल हो जाते हैं तो अपने लेवल पे एक बड़ी चीज़ नहीं है वो, पर जब घर पे पता चलती है इस बात का, और अपने रिश्तेदारों को पता चलती है इस चीज़ का, तो घर वाले बोलते हैं बेइज्जती करवा दी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं उनकी नज़र से ये चीज़ें सही भी हैं। और दूसरा कारण ये रहा कि जिस कॉलेज में मैं था उसी कॉलेज में मेरा दोस्त भी है जो मेरे ही गांव का है, और वो बहुत शानदार परसेंटेज से पास हुआ। तो ये चीज़ें मेरे साथ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हुई, और कारण देखो साफ सा यही था कि पढ़ाई नहीं हुई थी, मेहनत नहीं की थी उस चीज़ के लिए। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद में ये काफ़ी एक सदमा सा ही लगा था कि यार हम फेल हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आए तो भी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस का पता नहीं था दोस्तों। देखो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिस है, क्योंकि आप सभी को भी पता है इस चीज़ का कि जब हम नर्सिंग में नए आते हैं तो ऐसे जोश रहता है, कोलर रुचि रहती है ऐसे प्रैक्टिस करने की, कि इंजेक्शन लगाना सीख लें, प्लास्टर लगाना सीख लें, सूचर लगाना सीख लें। तो कॉमन सी बात है, मैं भी आप में से एक स्टूडेंट था। तो सेकेंड ईयर में पूरी मैंने हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जाके मैंने प्रैक्टिस की। 2 साल इस तरीके से नर्सिंग में मेरे पूरे होते हैं, और अब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आ गया था मैं। और हॉस्पिटल जाने से मुझे एक चीज़ का अनुभव हुआ कि प्रैक्टिस से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलने वाला है। बिना थ्योरी के नॉलेज के आपका, वो बोलते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान है वो ज़्यादा घातक होता है, आपको होना नहीं चाहिए। तो फिर मुझे पता चला कि थ्योरी का नॉलेज होना ज़रूरी है, और अब थोड़ी थोड़ी समझदारी भी आने लगी थी कि लाइफ में आगे करेंगे क्या। 2 साल बीएससी नर्सिंग निकाल चुके हैं, और अब करेंगे क्या। सो उसके बाद में बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आ जाते हैं, पेपर क्लियर हो जाते हैं पहले ही। हालांकि वो जो पेपर है वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की हुई उसके बाद में जल्दी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पर अब सवाल ये था कि करें क्या आखिर।
तो पहले प्लान था कि क्यों ना ऐसा करें कि जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट हो और बाहर चले जाएँ, विदेश चले जाएँ। तो मैं जो ये नाम लगाता हूँ मेरा आरएन सुरेश कुमार, आरएन लगाने का मतलब ये था कि एक ड्रीम था कि किसी न किसी बड़ी कंट्री में जाएँ, इंडिया के बाहर जाएँ और वहाँ जाके आरएन बने। मतलब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं और आउट ऑफ इंडिया जो है वो आरएन बोलते हैं, जो नर्स जो होती है। तो वहाँ से आरएन नाम लगाना शुरू किया, तो ये तो नाम की कहानी थी। और पर बाद में पता चला कि हमने रिसर्च की एक बढ़िया वाली, लगभग सभी देश जहाँ से एनक्लेक्स की एग्ज़ाम लगती है, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कनाडा, यूएसए, इन दो कंट्रीज़ के लिए एनक्लेक्स लगती है। और दूसरी जो एग्ज़ाम है, दूसरी जो कंट्री है यूके, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम लगती है, वो एक अलग मैटर था। तो पता चला कि मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम है वो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आप फ्रेशर तो आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो आप 2 साल करेंगे क्या? अगर आपका यही मोटिव रहा कि आपको बाहर जाना है, तो 2 साल तो आपको इंडिया में देनी पड़ेगी, और उन 2 सालों में करेंगे क्या? क्योंकि परिवार की भी ऐसे हालत नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी फैमिली में कि वो आपको कंटिन्यू सपोर्ट करते रहे। और एक टाइम आता है 3rd ईयर 4th ईयर, जब आपको पता चलने लगता है कि यार फैमिली का प्रेशर तो आ रहा है, चाहे वो किसी चीज़ को फाइनेंशियली लेके हो या मेंटली हो। तो उसके बाद में सोचा कि 2 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 2 साल क्यों ना जॉब कर ली जाए इंडिया में और उसके बाद बाहर जाए। तो फिर ऐसे सीरियसनेस धीरे-धीरे आने लगी, क्योंकि फैमिली का प्रेशर, मेन चीज़ तो फैमिली का प्रेशर ही था कि फैमिली का प्रेशर पड़ने लग गया था। और बाद में थोड़े कुछ पर्सनल टर्म्स भी हो गए थे, पर्सनल रीज़न ऐसे हो गए थे कि अब मौका नहीं था कोई, कि करो या मरो वाली सिचुएशन बन चुकी थी कि अब तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। हालाँकि यहाँ तक मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मुझे नर्सिंग की डेफिनेशन आती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। पर सोचना था कि यार करना ज़रूर है, कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद दोस्तों एक डेट आती है, और वो तारीख मुझे आज भी याद है, और वो तारीख है 25 दिसंबर 2019। मैंने ऐसे सोच लिया कि अब करना है बस। और सारी चीज़ों को मैंने 2-3 दिन को खुद को टाइम दिया अकेले को कि अगर शुरू करना है तो अंत तक इस चीज़ को लेके जाना है। और फिर मैंने शुरू की 25 दिसंबर 2019 को, ये मेरी कहानी शुरू होती है, असली कहानी, जहाँ से मैंने एक टारगेट सेट किया कि अब अगर शुरू कर दिया तो अब रुकना नहीं है। और 25 दिसंबर 2019 से मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई कि ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले मुझे कैटेगराइज करना था, क्योंकि इतने बड़े सेटअप को मेरे लिए एक साथ लेके चलना आसान नहीं था। तो फिर सबसे पहले मैंने एमएसएन को उठाया, और एमएसएन के मैंने सोचा कि 3 महीने के लिए एमएसएन पढ़ेंगे। और ये ऐसे हुआ कि शुरू में देखिए, जब भी आप कोई प्लान शुरू करते हैं तो सबको पता है प्रॉब्लम्स तो आती हैं, और वो प्रॉब्लम आई भी ऐसी। पर मन में एक बार सोच लिया था, मोटिवेशन ले लिया था कि अब रुकेंगे नहीं, करना तो करना है। तो उसके बाद में मेरी 15 मार्च को मैंने एमएसएन एक तरीके से ऑफिशियली कंप्लीट की थी। और लगभग 1-1.5 महीना जब मैंने पढ़ाई की तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, और ऐसे मज़ा आने लगा, मन करने लगा। अब संघर्ष ऐसा हुआ बीच बीच में, देखिए कि स्टूडेंट लाइफ थी, तो स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इकोनॉमिक की, फाइनेंस प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। और जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी एक्चुअली, और घर पे रह के पढ़ना मेरे से इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर पे पिछली 14-15 साल से रह रहे थे, तभी पढ़ाई नहीं, तब कैसे होगी। तो ये तो दिमाग में मेरे क्लियर था। तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी तो ज्वाइन करनी है, और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुका था 25 दिसंबर को ही। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आने लगी। अब कभी कभी ऐसे होता था कि लाइब्रेरी में फ़ीस देने के पैसे नहीं होते थे, कि 1 महीना हो गया लाइब्रेरी में पूरा, अब फीस देने के पैसे नहीं है। और वो फीस नहीं देने के जुगाड़ में क्या करते थे कि सैकड़ों लाइब्रेरी बनी पड़ी है, मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ, और 3-3 दिन का डेमो लेते थे वो लाइब्रेरी में, और ऐसे करके 10-15 दिन निकाल देते थे, और फिर फीस पे करते थे लाइब्रेरी वालों को। और ये चीज़ बताने में मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से एक स्ट्रगल करते हैं, और ये मेरा स्ट्रगल था इस तरीके से। तो और मोटिवेशन इतना बन चुका था दोस्तों कि संडे को भी छुट्टी नहीं ली कभी भी। और ये रहता था कि फ़ोन को, व्हाट्सअप को, इंस्टा तो एक्चुअली मैंने चलाया नहीं कभी, अभी ज़रूर थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। इंस्टा मैंने कभी नहीं चलाया, और फेसबुक, व्हाट्सअप, इन चीज़ों पे एक्टिव रहता था। ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी, टोटली बंद कर दी थी। मैं सिर्फ यूट्यूब चलाता था क्लासें देखने के लिए, और गूगल, 2 चीज़ें देखता था मैं, बस मेरा फोकस इन्हीं पे था। और थोड़े दिन बाद में सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हुई, और अपना मोटिवेशन ऐसा रहा कि फिर चीज़ें अपने आप अपने फेवर में आने लग गई थी। और अब तक ये रहा था कि मैंने एक भी दिन, सिंगल डे मैंने मेरा शेड्यूल नहीं तोड़ा, सिंगल डे भी।
मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट बार जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की थी। फैमिली के टर्म्स जो हैं वो मेरे कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि मैंने एक भी फैमिली प्रोग्राम जो होता है, दोस्त की शादी, फैमिली में फंक्शन, मेरे खुद के घर पे प्रोग्राम होते थे, मैं नहीं जाता था। इवन मेरी रिश्तेदारी में शादी होती थी, मेरे भाई मतलब कज़न्स की, इनकी जो भी प्रोग्राम्स होते थे, मैंने एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। और इसका परिणाम ये निकला कि मुझे गलत समझा जाने लगा कि तो बहुत बड़ा हो गया, आता नहीं है, ये सारी चीज़ें। पर मेरे मन में ये था कि यार मतलब रियल हैप्पीनेस ये है नहीं एक्चुअली, तो कुछ तो करना है। उसके बाद में दोस्तों ये बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में एंट्री कर लेता हूँ मैं, और अब मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैच्योर हो गया तो अब मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा, और मेरी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, जगह जगह से नॉलेज इकट्ठा करने लगा, और अब थोड़ा सा मेरे में मैच्योरिटी आ गई। अब मुझे ऐसे लगने लगा कि एग्ज़ाम लिखने के लिए हम मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब बीएससी नर्सिंग 4th ईयर आ जाती है, और बीएससी नर्सिंग 4th ईयर आ जाती है, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ का मैं मानूंगा वो था कोरोना था दोस्तों। मैं हमेशा ये चीज़ें सोचता था कि यार कैसे भी करके, क्योंकि एक्चुअल में आप सभी को भी इस चीज़ का पता होगा कि कॉलेज लाइफ में जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो इतनी पढ़ाई होती नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं, फिक्स चीज़ें होती हैं, कॉलेज में भी वो पैटर्न ही ऐसा होता है, उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, और हम लोग अपने 7-8 घंटे वहाँ पे स्पेंड करके आ जाते हैं। ख़राब तो नहीं बोलूँगा वरना यहाँ पे ट्रोल किया जाएगा मेरे को। हम अपने 7-8 घंटे कॉलेज में स्पेंड करके आ जाते हैं, और सुबह तैयार होने का, शाम को आने का, और वो एक मेंटेलिटी भी बन जाती है अभी तो कॉलेज है, रात को पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को मैं जान पहचान चुका था, तो मेरे को ये लगा कि कैसे न कैसे करके ऐसा कुछ जुगाड़ हो जाए कि कॉलेज नहीं जाना पड़े। और कॉलेज तो बुलाते हैं कॉलेज वाले, वरना फाइन लेते हैं, वो एक अलग मसला है। तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, सरस्वती माँ ने, वो बोलते हैं ना दोस्तों कि जो लोग मेहनत करते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कोविड मेरी वजह से ही हुआ था, पर कैसे न कैसे करके कोविड आया और लॉकडाउन लग गया। अब मेरे पास पूरे 24 घंटे थे, और 24 घंटे का मैंने ऐसे यूटिलाइज किया कि मेरे को ये लग रहा था कि 24 घंटे इक्वल है, क्योंकि उस टाइम पे खाना और पीना और सोना यही काम था, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं था, और मेन जो काम था वो पढ़ाई का था। तो अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था, खाना पीना बस पढ़ाई, खाना पीना बस पढ़ाई, खाना पीना बस पढ़ाई। और रात को 3 बजे हैं या सुबह के 10 बजे हैं पढ़ाई करते थे, क्योंकि एक वो मेंटेलिटी बन जाती है आपकी कि अब पढ़ना है बस इस चीज़ को लेके। तो लाइफ चेंजिंग जो टाइम था वो कोविड का था। उसके बाद में कोविड का जो लॉकडाउन जो था उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, और उसके बाद में अब नॉलेज इकट्ठा हो गया था थोड़ा। अब ऐसे लगने लगा कि नर्सिंग में कुछ जानने लगे हैं थोड़ा, और इन चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि हॉस्टल में पे करना, ये सारी चीज़ें एक अलग ही लेवल का मज़ा था। चलो आज उन चीज़ों के लिए कैपेबल हैं, पर उस टाइम पे नहीं थे। तो दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था उस टाइम पे। ऐसे करके बीएससी नर्सिंग में आ चुके थे, और लगभग आधी बीएससी नर्सिंग निकल चुकी थी, और कॉलेज जाता नहीं था मैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये लगता था कि कॉलेज जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, कॉलेज से भी प्रेशर आता था, और फिर जाते थे थोड़ा बहुत, तो ऐसे रहता था। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर लगभग आधी निकल चुकी थी, और उसके बाद में कोविड तो तभी चल ही रहा था, और मैं आ गया था घर पे। उसके बाद में एमपीसीएचओ की एक वैकेंसी आती है, और उसमें ऐसा होता है कि बीएससी नर्सिंग जो 4th ईयर के जो स्टूडेंट है वो अलाउ होते हैं उसमें कि आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और ये मेरे जीवन की पहली एग्ज़ाम थी जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के साथ में आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फॉर्म भरा जाए, और मेरे साथी दोस्तों ने भी फॉर्म भरे इस चीज़ के। देखिए मेरा ये मानना है, मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपके पास उसका ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है। अब आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाने वाला है, तो आपके पास एक जो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं बन पाएगी आपकी। तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है, एक सिलेबस होना ज़रूरी है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। और सीएचओ की जो एग्ज़ाम थी मेरी, उसमें क्लियर था कि क्या पूछा जाएगा। उसमें कम्युनिटी फिक्स थी, ये सारे पीडिया के इतने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो मुझे ठीक लग रहा था कि अच्छी चीज़ है कि एक सवाल फिक्स पूछे जाएंगे। तो और 60 नंबर की कम्युनिटी थी, ऐसे करके कुछ 90 नंबर का था, और 10 नंबर का जीके वीके था, तो 100 नंबर का पेपर था। तो फिर मैंने उसी हिसाब से कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता है कि 60 सवाल कम्युनिटी से आने वाले हैं। और जितने रिसोर्सेज बनते हैं कम्युनिटी की, जितनी चीज़ें नर्सिंग में पढ़ाई गई हैं आज तक, जितनी कोचिंग में, सारी जगह से जितना मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, मैंने कम्युनिटी पे फोकस किया।
वो दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस किया। और इसमें यही फ़ायदा था कि अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा था कंटिन्यू और मैं घर पे था और घर वालों को भी सपोर्ट मिला। देखिए एक चीज़ तो ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो अपने पेरेंट्स के लिए सबसे खुशी की बात तो यही होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, घर वालों ने डिस्टर्ब नहीं करते थे बिल्कुल भी। और अब मेरे पास भी एक एक मिनट का टाइम नहीं रहता था दोस्तों, कि ऐसे रहता था कि खाना देखने जाते थे, अच्छा खाना नहीं बना है, घर वाले बोलते थे 10 मिनट लगेंगे, तो ऐसे बोलते थे 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट पढ़ के आते हैं उसके बाद में खाते हैं। तो ऐसे करके मन में एक हैप्पीनेस आती है। देखिए आप लोगों को भी ये लगता होगा और आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की होगी कि जब आप कुछ चीज़ें शुरू कर देते हैं और आपको जब उस चीज़ में थोड़ा बहुत ऐसे गेन होने लगती है, नॉलेज गेन होने लगता है, तो एक हैप्पीनेस मिलती है और उसको बोलते हैं इंटरनल हैप्पीनेस। इंटरनल हैप्पीनेस एक बार मिलनी शुरू हो गई, आपको मज़ा आने लग गया, तो उसके बाद में आपका टाइम वेस्ट होने का मतलब ही नहीं है। आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके बाद में, क्योंकि आपको हैप्पीनेस उसी चीज़ से मिल रही है, आपको डोपामिन रिलीज़ हो रहा है उस चीज़ से आपका, और आप हैप्पी रहेंगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो और डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। देखिए मेरा ये मानना है कि लाइफ में कंपटीशन एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो सफलता इस चीज़ पे नहीं रहती है कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, उससे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि आप में डेडिकेशन कितना, मेहनत कितनी की आपने, आपको प्यार कितना उस चीज़ से, आपको और जब आप पूरा जी जान अपना 100% शिद्दत से प्यार से कोई काम करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सफलता मिलेगी नहीं, तो सफलता तो वहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है मुझे एग्ज़ाम देने के लिए, कि अभी 2 महीने और बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, 2 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम है, ये डेट आ चुकी है। तो जैसे डेट आती है उसके बाद में अंडरग्राउंड हो जाते हैं सारे लोग। जो लोग सीरियस रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके वो तो एक्चुअल में हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, अंडरग्राउंड हो गए थे पूरा, सारी चीज़ें सब कनेक्शन वनेक्शन टूट गए थे, दोस्तों से भी बात नहीं होती थी, कभी कभी बात करते थे 5-7 दिन से, वो भी फ्रेंड से भी बात होती थी, वो भी सिर्फ टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, मतलब बात उनका फ़ोन आता था और हम कंपटीशन लड़ा रहे हैं वहाँ पे भी, अच्छा तू ये बता दे तूने इतने सवाल सही किए, मैंने ये किए, उसमें भी पढ़ाई की बातें होती थी। और एक माहौल बन चुका था एक्चुअल में, मेरा जो सराउंडिंग जो था फर्स्ट ईयर में, जो मेरा सराउंडिंग था वो एक अलग था, एक अलग तरीके का ग्रुप मेरे चारों तरफ रहता था मेरे दोस्तों में। और जब तक मैं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में पहुंचता हूं तो मैंने खुद में भी अपने आप में बहुत सारे बदलाव किए और फिर एक अलग मेरा जोन बन गया यहाँ पे, और जोन बन गया तो उसके बाद में वही पढ़ाई की बातें होती थी उसमें भी। तो इस प्रकार CHO की एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, वो डेट होती है आई थिंक हाँ 6 दिसंबर और 2020 CHO की एग्ज़ाम की डेट होती है, और हम लोग जाते हैं और MP हमारा आता है सेंटर एग्ज़ाम का, हम लोग एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और ग्वालियर में, फिर ग्वालियर में था हमारा सेंटर, फिर ग्वालियर में चले जाते हैं और एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है और एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं, दे देते हैं एग्ज़ाम, उसके बाद में आ जाते हैं। तो फील हुआ कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी रैंक 1 आने वाली है इस एग्ज़ाम में कभी भी। और देखो एक चीज़ यही होती है कि जो लोग टॉप करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चीज़ को, तो पहले किसी को नहीं पता चलता कि हमारी रैंक ये आने वाली है। ये ज़रूर होता है कि पेपर अच्छा हुआ, और मुझे भी ऐसे फील हो रहा था कि पेपर मेरा है वो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है और सिलेक्शन शायद हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा था। पर ऐसे उम्मीद नहीं थी कि रैंक पहले आने वाली है। उसके बाद में आ जाते हैं आराम से और दूसरे दिन से वापस से पढ़ाई करने लग जाते हैं उसी अंदाज में। और उसके बाद में रिज़ल्ट आता है उसका 25 दिसंबर को। 6 दिसंबर को एग्ज़ाम होती है और 25 दिसंबर को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। और रिज़ल्ट जब आता है तो मैसेज आता है फ़ोन में, टेक्स्ट मैसेज कि MP CHO की जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। और उसके बाद में रिज़ल्ट देखने की हिम्मत नहीं होती है। और ऐसा ही मेरे साथ सेम नॉर्थ का रिज़ल्ट आया था, तब हुआ था कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट PDF ओपन करने की हिम्मत नहीं जुट रही थी। तो मेरे पास मेरा फ्रेंड था क्लासमेट, और हम उस टाइम पे कॉलेज से आए थे उस दिन, और उसने ही मेरा रिज़ल्ट देखा और उसने बोला कि यार तेरा नाम तो सबसे टॉप पे आ रहा है, रैंक 1 लिख के तेरा नाम आ रहा है। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बोला कि यार मेरा खुद का फ़ोन है ना, इसलिए शायद मुझे टॉप पे दिखा रहा है। हालांकि PDF थी तो PDF में क्या चेंजेस होता है, ऐसा नहीं होता है। पर वो जो होती है ना कि एक ज़्यादा आपको एक एग्जॉस्ट मिलता है किसी चीज़ का, तो आप बिलीव नहीं कर पाते उस चीज़ पे। और मेरे को लगा कि मैंने मेरे फ़ोन से चेक किया ना, इसलिए मेरे को टॉप पे दिखा रहा है। तो मैंने मेरे दोस्त का फ़ोन लिया, देखा तो उसके फ़ोन में भी मैं ही टॉप पे था। मैंने 2-3 लोगों से और कंफर्म करवाया फिर
कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर अच्छा हुआ तो फिर रैंक 1 नहीं आ सकती मेरी। तो फिर 3-4 लोगों ने और मुझे बताया कि भाई रैंक 1 तेरी ही है। उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ रिज़ल्ट तो ठीक आया, ऐसा हुआ है। फिर फैमिली वाले खुश थे और सारी चीज़ें अच्छी हुई फिर। और फिर कोचिंग के जो टीचर्स हैं, गुरुजी हैं सब, उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट मिला। और इस तरीके से मेरा रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद में मोटिवेशन और बन जाता है और फिर मैं नोरशेट की कहानी लिखता हूँ और नोरशेट के लिए तैयारी करते हैं और उसी जोश जुनून जज्बे से तैयारी जुट जाते हैं। और फिर एम्स में भी मेरा बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो जाता है। एम्स जोधपुर में मेरा 2021 में सिलेक्शन हुआ। तो ये CHO में मेरी कैसे रैंक 1 आई, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद में, और कैसे एयर फर्स्ट तक मैं पहुंचा, ये मेरी कहानी थी। और मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ के लिए आपका जोश जुनून और डेडिकेशन, मेहनत जो होती है दोस्तों, रेगुलरिटी जो होती है आपकी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपका जो आने वाला भविष्य है वो निर्धारित करेगी। आप में इंटेलिजेंसी कितनी है वो चीज़ मैटर नहीं करती है, इंटेलिजेंसी को भी मेहनत की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। तो अगर आप इंटेलिजेंसी से ऊपर उठ के मेहनत की तरफ जाएंगे तो मेहनत के साथ साथ में इंटेलिजेंसी भी आ जाएगी। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे आपको अनुभव आने लगेंगे चीज़ों के, और उसके बाद में आपकी इंटेलिजेंसी भी आपके साथ आ जाएगी। तो ये कहानी थी और ये मैंने चीज़ें बताई हैं। जो लोग परेशान हैं, हार चुके हैं, उनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी, तो उनके लिए एक मोटिवेशन था कि BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर रैंक टॉप नहीं आती है फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। एटलीस्ट अपना जो अल्टरनेटिव जो गोल, अपना जो लास्ट का जो एम जो है वो हमारा जॉब लेना है, और जॉब आपको मिल सकती है आपको इस तरीके से। तो ये मेरी कहानी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और ठीक ठाक लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना है, पता तो चले किस किस को डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं आया क्या सुधार कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं आप। इसी के साथ में ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और एक नया वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि CHO से एम्स नर्सिंग ऑफिसर कैसे बना और कैसे आप बन सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो स्ट्रेटेजी फॉलो करके बन सकता है, तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके दूसरे लोग भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि CHO से मैंने एम्स जोधपुर तक का सफ़र कैसे हासिल किया। धन्यवाद।